तो देखिए, आज लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित जी कि क्रूर ग्रह और पापी ग्रह से आपको कैसे क्या उपाय करना है और खासतौर पर 2026 में किन राशि में ये प्रवेश करेंगे। पंडित जी, आज हम महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन एक मुझे लगता है दर्शकों के जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि मैं जब आप बता रहे हैं मेरे जहन में एक सवाल आया, क्रूर ग्रह की बात करें और पापी ग्रहों की, ये 9 ग्रहों में कैसे ये कैटेगराइज किया गया कि ये क्रूर ग्रह होंगे, ये पापी ग्रह होंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? अब इसका लॉजिक जानने के लिए तो मुझे पाराशर बनना पड़ेगा या ज्योतिष के जो 18 प्रणेता हैं वो बनना पड़ेगा, और वो मैं हूँ नहीं जी। मैंने अपने शास्त्रों का अवलोकन किया है, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन शास्त्रों में लिखा गया है कि मतलब कि ये पापक ग्रह, ये शुभ ग्रह, जी। और उसी बात को, वेद की बात को, शास्त्र की बात की, पुराण की बात को मैं बताता हूँ। अब आप ये कहिए कि पोटेशियम साइनाइड जहर बहुत तगड़ा होता है पंडित जी, आप उसका ज़रा स्वाद बताइए। तो आज तक पोटेशियम साइनाइड का स्वाद दुनिया में कोई बता नहीं पाया। 2-4 लोगों ने इसको स्वाद को जानने की कोशिश की तो पहली बूंद में ही मर गए। यस लिख पाए, दूसरा लिख ही नहीं पाए, केवल यस लिख पाए। अब यस से स्वीट भी होता है, यस से साल्ट भी होता है। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक बार बता ही दीजिए, पापी ग्रह कौन सा होता है, क्रूर ग्रह कौन सा, शुभ ग्रह एक बार। हाँ, शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र हैं जी। और क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल हैं जी। और पापक ग्रह शनि, राहु और केतु हैं। जी। ये तीनों पापक ग्रह हैं। जी। लेकिन इसमें केतु एक ऐसा ग्रह है जो कभी कभी शुभ प्रभाव में हो करके और ये पापी ग्रह नहीं रह जाता है, ये शुभ फल देने लगता है जी। इसका मतलब बस इतना ही है। जी पंडित जी, तो हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, शीला गाजियाबाद से। शीला, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। शीला, आप सवाल पूछ सकती हैं। तो हमारी एक और दर्शक सीमा यमुनानगर से जुड़ चुकी हैं। सीमा, आप सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, राम राम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, आपके आशीर्वाद से और मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया। आपने कहा था कि मतलब कि दिसंबर में उसकी शादी हो जाएगी और उसकी दिसंबर में शादी है। और पंडित जी, बस उसकी शादी सही तरीके से सबसे अच्छी रहे, इसके लिए आप आशीर्वाद दें। और उसका आगे से भविष्य 8 जून 1995 तक डेट ऑफ बर्थ है, उसका आगे का मैरिज लाइफ कैसी रहेगी पंडित जी? बहुत अच्छी मैरिज लाइफ रहेगी, बहुत अच्छा विवाह हो जाएगा, बहुत धूमधाम से विवाह हो जाएगा, कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। आपके पुत्र का अब भाग्योदय हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आपको हर सोमवार शिव मंदिर जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और घर की सलामती के लिए एक घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो कुछ गुड़, चीनी, पेड़ा, बर्फी, इसका प्रसाद किसी पत्ते पर रख करके या पान के पत्ते पर रख करके शिवलिंग के पास चढ़ाना चाहिए। ये सब उपाय अगर आप करना शुरू कर दें तो आपके घर में हर समय रौनक बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 2026 में शनि और राहु केतु आपको कौन कौन सी परेशानियां और कष्ट दे सकते हैं, साथ ही इन कष्टों से मुक्ति पाने के क्या अचूक उपाय हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। 2026 में कौन से क्रूर और पापी ग्रह आपके भाग्य को खराब कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि ग्रह की। 2026 में शनि ग्रह कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे, साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनिदेव के बारे में महर्षि पाराशर अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कारक प्रकरण में लिखते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनिदेव की दृष्टि ऐसी है कि इनकी दृष्टि जहाँ जिस भाव पर पड़ती है, जिस वस्तु पर पड़ती है, वो चीज़ नष्ट हो जाती है। ऐसा आज से नहीं, ऐसा जब से शनि की उत्पत्ति हुई है तब से। इसीलिए शनिदेव और इनके पिता सूर्य का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है
और ज्योतिष में तो यहाँ तक कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर हो जाए या शनि की युति सूर्य के साथ हो जाए तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि शनि देव ग्रहों में सबसे अधिक एक राशि में रहने वाले हैं। ये 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और 2.5 वर्ष के बाद ही ये राशि बदलते हैं। तो 2026 में शनि देव अपनी राशि नहीं बदल रहे हैं, अर्थात ये अगर मीन राशि में हैं तो मीन राशि में ही पूरे 2026 में ये रहेंगे। 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक शनि कुल 40 दिनों के लिए अस्त होंगे। अस्त कैसे होते हैं? जब सूर्य से 9 डिग्री के अंतर पर हो जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक कुल 138 दिनों के लिए शनि बकरी रहेंगे। एक बात आप जान लीजिए, शनि जब भी बकरी होते हैं तो 138 दिनों के लिए ही होते हैं, कम दिनों के लिए नहीं होते हैं। ये 4 महीने 18 दिन के लिए ही बकरी होते हैं, चाहे 1982 में हुए हों और चाहे 2025 में हो रहे हैं। शनि के गोचर का प्रभाव सभी राशि वालों पर कैसा पड़ेगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अगर आपके पास कागज कलम उपलब्ध हो तो आप अपने राशि का नोट कर सकते हैं, ये आपके काम आएगा। 2026 में शनि का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 की मध्यम ढैया है, मध्यम 7.5 है, मध्य की 7.5 है। खर्च बढ़ेंगे, लापरवाही सेहत पर भारी पड़ेगी, भाग्य चुनौतियां देगा। उपाय: पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें। 2026 में शनि का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक हो सकता है। अटके काम पूरे हो सकते हैं, सफलता मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। किसी दिव्यांग को भोजन कराना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रिश्ते मजबूत होंगे, खर्च कम होगा, मेहनत रंग लाएगी। शनिवार को काला कंबल किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मामूली रुकावट ला सकता है, पिता को रोक दे सकता है, काम में रुकावट आ सकती है, भाई बहन से मतभेद संभव हैं। पीपल का 8 पेड़ लगाएं, 8 पेड़ों की 40 दिनों तक देखभाल करें। 2026 में शनि का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम है। ये मध्यम इसलिए है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कुछ न कुछ बुरा प्रभाव तो पड़ेगा, चाहे आप जितने भी अच्छे इंसान हैं, चाहे आप जितना ही धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया है। शनि आपकी परीक्षा भी लेंगे, काम में रुकावटें भी आएंगी, रिश्तों में कड़वाहट भी आ सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव आपके लिए है कि आपको शनिवार को अपने घर में सुंदरकांड का हनुमान जी के चित्र के सामने पाठ करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। और साबुत काली उड़द का दान भी किसी ज़रूरतमंद को आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।